स्वागत है आपका आपके अपने क्लासेस हिंदप्रीत क्लासेस में। तो पिछले क्लासेस में मैंने आपको संज्ञा कवर किया था और सर्वनाम कवर किया था। आज जो है मैं क्रिया के बारे में बताऊंगी और क्रिया के बारे में इतनी इजीली वे में मैं बताऊंगी कि आप कभी भूलोगे नहीं। ये तो मैं हर जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, जितने भी टॉपिक कवर की हूँ उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया मैंने, वो भी ट्रिक के साथ। तो आज आप क्रिया पढ़िए, क्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जो शब्द कोई बताता है कि आप कोई कार्य कर रहे हो, उसका करना या होना पाया जाता है, ठीक है। जैसे खाना पीना, रहना, घूमना, जाना, टहलना, ठीक है। कि फिर एक चीज और जानना बहुत जरूरी है, क्या? धातु। क्रिया का मूल रूप धातु होता है, मतलब बिना धातु के कोई क्रिया नहीं होती है। क्रिया बिना धातु के नहीं होती है, ये भी जानना आपको जरूरी है। कोई भी क्रिया जो भी होगी वो बिना धातु के नहीं होगी। जैसे पढ़ना किस धातु का होता है? पठ धातु। जाना गम धातु, ठीक है। तो धातु के बिना कोई क्रिया नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद में सबसे पहला कौन सा क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक, इसकी परिभाषा पहले आपको बताते हैं। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है और काम का प्रभाव कर्ता पर पड़े। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, अब इसी आप इसके नाम से ही आप जान जाएंगे इसकी परिभाषा। कैसे? अकर्मक। अकर्मक, अकर्म मतलब आ जब लग गया तो बिना कर्म के, ठीक है। आ लग गया तो बिना कर्म के, याद रहेगा। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता और काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, आप इसी से याद रखोगे। अकर्मक से आ अगर लगा है तो बिना कर्म के, ठीक है। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता और काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जैसे राधा रोती है। राधा रोती है, कौन रो रहा है? राधा, ठीक है। प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राधा पे। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो कौन पढ़ा रहा है? मैं, ठीक है। तो प्रभाव कौन मेहनत कर रहा है, कौन अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है? मैं। तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मुझ पर पड़ रहा है, ठीक है। तो राधा रोती। अब एक चीज और याद रखिए, अगर सेंटेंस में लिखा है राधा तेज रोती है, राधा धीरे रोती है, राधा बहुत तेज रोती है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राधा पे ही पड़ रहा है। अगर वो धीरे रो रही है तो भी राधा ही रो रही है, अगर वो तेज रो रही है तो भी राधा ही रो रही है, ठीक है। तो राधा रोती है, प्रभाव राधा पे पड़े, कर्ता पे पड़े, तो वहां अकर्मक क्रिया होगी। वहां कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। दूसरा, मोहन हंसता है। कौन हंस रहा है? मोहन, ठीक है। प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे, ठीक है। तो जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है और प्रभाव कर्ता पे पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया अगर आएगा तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? अकर्मक आ लगा होगा, मतलब बिना कर्म के, ठीक है। भूलेंगे तो नहीं, ठीक। अब आगे क्या है? सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया नाम से ही आप जान जाएंगी। सकर्मक, कर्म के साथ, जिसमें कर्म हो, ठीक है। यहाँ पे सकर्मक, इसके नाम में ही आपको क्लियर हो जाएगा। सकर्मक, कर्म के साथ, ठीक है, इसमें कर्म हो। सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब देखिए, जिस वाक्य में कर्म होता है, जिस वाक्य में कर्म होता है तथा काम का प्रभाव कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी पड़ता है। मतलब जिस वाक्य में कर्म होगा और जो कर्ता का जो काम का प्रभाव है वो
कर्म के साथ साथ कर्ता पर भी पढ़े, कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी पढ़े। ठीक है, जैसे राम फल खाता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। राम फल खाता है, फल कौन खा रहा है? राम। लेकिन राम तो फल खा ही रहा है, ठीक है, राम तो मेहनत कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ फल भी खत्म हो रहा है। तो प्रभाव जो है राम पर भी पड़ रहा है और फल पर भी पड़ रहा है। ठीक है, कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो वहां क्या होगा? सकर्मक क्रिया। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। मतलब मोहन कर्ता और कर्म पुस्तक पढ़ रहा है, तो प्रभाव दोनों पे पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जिस वाक्य में कर्म होता है और काम का प्रभाव कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी पड़ता है, वहां सकर्मक क्रिया होता है। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा। वैसे तो जो है मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। आपको सकर्मक और अकर्मक के शब्दों में ही मैंने पूरी परिभाषा बता दी है। ठीक है, उदाहरण देके राम फल खाता, ये भी मैंने क्लियर कर दिया, आप बताने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, आपको एक चीज और, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया मैंने थोड़ा सा लिख दिया, जैसे टूटना, तोड़ना, जुड़ना, जोड़ना, पढ़ना, पढ़ाना, बढ़ना, बढ़ाना, हंसना, हंसाना। मतलब जहां पे किसी और की जरूरत भी पड़ती है वो सकर्मक, और जहां खुद सब किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वहां अकर्मक। ठीक है, तो टूटना, तोड़ने के लिए किसी की जरूरत, जुड़ना खुद ही जुड़ सकता है लेकिन जोड़ने के लिए जरूरत पड़ेगी, पढ़ना पढ़ाने के लिए जरूरत पड़ेगी, बढ़ना बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ेगी, हंसना और हंसाने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो ये जो है अकर्मक और सकर्मक क्रिया है। आई होप आप लोगों को अकर्मक और सकर्मक क्रिया समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की क्रिया समझते हैं। अगला क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया आप लोग जैसे पहले तो आप लोग जितनी भी क्रिया है ना, सब नाम से ही क्लियर है, सब नाम से ही आप जान जाएंगे कि उस क्रिया में क्या है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जिससे हमें प्रेरणा मिलती हो, जो किसी चीज के लिए प्रेरित करता हो, मतलब मोटिवेशन। ठीक है, मतलब जब कोई स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाता है या प्रेरित करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपको पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं आपको प्रेरित कर रही हूँ कि आप पढ़ो। ठीक है, तो जब कोई स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे से करवाता है, मतलब मैं पढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर रही हूँ, तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होगा। जैसे मोहन ने सोहन से खाना बनवाया। मोहन खुद नहीं किया, किससे बनवाया? सोहन से बनवाया। ठीक है, तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी, मतलब प्रेरित किया जाता है उसको कि आप ये काम करो। ठीक है, अगला है शिक्षक ने राम से पुस्तक पढ़वाया। शिक्षक ने किससे पुस्तक पढ़वाया? शिक्षक ने खुद नहीं, राम से कहा कि तुम पुस्तक पढ़ो। तो यहाँ पे भी पुस्तक पढ़ने के लिए राम को प्रेरित। मोहन ने सोहन से खाना जो बनवाया, यहाँ मोहन ने सोहन को प्रेरित किया कि तुम खाना बनाओ। समझ में आ गया? प्रेरित। आप कोई भी क्रिया के शब्द पे ही ध्यान दीजिएगा तो आपको पूरा परिभाषा समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं आज सबसे पहले क्रिया के शब्द को ही समझा रही हूँ, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको पूरी परिभाषा और उदाहरण के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आ गया, स्वयं कार्य ना करके किसी और से काम को करवाना। ठीक है, फिर अगला है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, पूर्व मतलब पहले, मतलब जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य करने जाता। जैसे मैं अभी आपको पढ़ाने के बाद दूसरा काम करने चली जाऊंगी, ठीक है, तो एक काम मैंने किया, आपको पढ़ाया, उसके बाद में किसी और काम को करने चली गई पढ़ाने के बाद। ठीक है, वैसे जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके किसी दूसरे कार्य को करने जाता है तो वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे आप सब अभी पढ़ने के बाद कुछ और काम करने चले जाएंगे, पढ़ने के बाद किताब बंद करेंगे, पढ़ने के बाद बैग बंद करेंगे, या पढ़ने के बाद टीवी देखने जाएंगे। ठीक है, तो एक कार्य समाप्त किए उसके बाद दूसरे कार्य में दूसरा कार्य करने चलेगा। जैसे राम भोजन करके सो गया। पहले तो राम भोजन किया,
उसके बाद वो सो गया, मतलब एक काम खत्म किया, भोजन किया, खत्म किया, उसके बाद सोया। ठीक है, सीता खाना खाकर खेलने गई। सीता जो है खाना खाकर कहाँ गई? खेलने। तो सीता ने पहले अपना खाना खाया, उसके बाद खेलने गई, मतलब पहला काम खत्म करके दूसरा काम करने गई। और इस सेंटेंस में एक चीज मैं देखी हूँ कि कॉमन है, कर जरूर आता है। मतलब इस तरह की क्रिया में हर सेंटेंस में कर जरूर आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो राम भोजन करके सोने गया। ठीक है, और इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो किसी को कोई डाउट? वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। ठीक है, तो ये क्या होता है? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम धातु या नाम बोधक क्रिया होती है। मतलब जो क्रिया संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़े वहां नाम बोधक क्रिया होती है। जैसे संज्ञा से जुड़ने वाली क्रिया पहले देख लीजिए, जैसे लाठी, ये संज्ञा है, मारना ये क्रिया है, तो लाठी मारना ये नाम धातु क्रिया हो गई। ठीक है, रक्त ये संज्ञा है, खौलना ये क्रिया है, तो रक्त खौलना। ठीक है, ये नाम धातु क्रिया हो गई। और ये विशेषण के साथ कैसे नाम धातु क्रिया पहचानेंगे? जैसे विशेषण दुखी, दुखी प्लस होना मतलब क्रिया होना, तो दुखी होना। पीला विशेषण है, क्रिया पढ़ना, पीला पढ़ना। ठीक है, तो जो क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़े उसे नाम धातु या नाम बोधक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अगला एक और क्रिया होती है जो अधिकतर, जो कभी कभी पेपर में आता है, आप लोग जान लीजिए। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसे जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वहां द्विकर्मक क्रिया होता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो यहाँ दो कर्म क्या है? छात्र और हिंदी, छात्र और हिंदी दो कर्म है। जहां दो कर्म होगा वहां पे द्विकर्मक क्रिया होगा। अगला, श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। तो श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, राम और थप्पड़ यहाँ पे दो कर्म है। ठीक है, तो जहां पे दो कर्म होगा वहां पे द्विकर्मक क्रिया होगी। समझ में आ गया? तो नाम धातु और द्विकर्मक क्रिया ये। ठीक है, जहां पे दो कर्म होगा वहां पे द्विकर्मक क्रिया होगी। और जिस संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम धातु क्रिया बनती है। ठीक है, समझ में आ गया? लास्ट में दो क्रिया और बची है, एक तो सहायक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया। ये भी जान लेते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है? यह क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट या पूर्ण करने में सहायता करती है, वहां सहायक क्रिया होती है। जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर अर्थ को स्पष्ट करती है या फिर वाक्य को पूरा करती है, ठीक है, वो सहायक क्रिया होती है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे मैं घर जाता हूँ। यहाँ पे जाना क्या है? मुख्य क्रिया, और सहायक क्रिया क्या है? हूँ। जाना के साथ जब, जाता के साथ जब हूँ मिलता है तो ये सेंटेंस पूरा होता है और अर्थ समझ में आता है। ठीक है, तो जाता जो है मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है। ठीक है, समझ में आ गया? वे हंस रहे थे, हंसना जो है मुख्य क्रिया है, रहे थे सहायक क्रिया है। जब ये इसके साथ मिलती है तो इस वाक्य का अर्थ समझ में आता है। ठीक है, वे हंस रहे थे, मैं घर जाता हूँ। मतलब जब क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करती है वह क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त क्रिया, वे क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया के साथ मिलकर बनती है। मतलब जो एक क्रिया के साथ मिलकर, मतलब वह क्रिया जो किसी दूसरे क्रिया के साथ मिलकर बनती है। जैसे वह खेल खेल चुका। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? वह खेला भी और खेल भी चुका। मतलब वह खेल जो है खेला भी और खेल मतलब खत्म भी कर चुका। तो एक के साथ एक क्रिया फ्री, बाय वन गेट वन ऑफर। एक के साथ एक क्रिया फ्री, वह खेला भी और खेल भी चुका। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया मिलती है तो वहां संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह पेड़ से कूद पड़ा, वह पेड़ से कूद पड़ा, कूदा भी और
नीचे भी गिर गया तो वह पेड़ से कूद पड़ा। यहाँ पे जो है संयुक्त क्रिया है, मतलब जो क्रिया किसी दूसरे क्रिया से मिलकर बनती है वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। समझ में आ गया? तो आज जो है मैंने क्रिया के सारे भेद जो है आपको बता दिए, क्रिया भी समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उनका डाउट क्लियर करने के लिए। और जो है आज जो भी मैंने पढ़ाया है वो बहुत इजीली वे में पढ़ाया है और अच्छे से समझाया है आपको। खासकर जो है डिफिनीशन जो आपको कभी भूलेगा नहीं, और आपको जो है हर क्रिया के शब्द में ही मैंने पूरी डिफिनीशन समझाने की कोशिश की है। तो आज का जो है क्रिया टॉपिक आपको कैसा लगा और क्रिया के भेद जो मैंने बताया वो आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरे क्लासेस को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।